बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सर्जी लावरोव ने की मोदी और जयशंकर से मुलाकात। यूक्रेन मसले पर इंडिया के स्टैंड की तारीफ। कहा जरूरत की हर चीज देंगे। जयशंकर ने रशियन तेल खरीदने का किया बचाव। कहा बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। रशिया के अंदर फ्यूल डिपो पर यूक्रेन का हमला। क्रेमलिन ने कहा बातचीत को नुकसान पहुंचा। मारियोपोल से हजारों का तखलिया। जंग के साए में रमजान। यूक्रेनी मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ी। बहरान पर एर्दवान पुतिन बातचीत। पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी पर इस्लामाबाद का अमरीका से एहतजाज। सफारतकार को तलब किया गया। इमरान खान ने कहा आजाद खारजा पॉलिसी की सजा दी जा रही है। इमरान खान को हलाक करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों ने दी वार्निंग। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। यमन बहरान पर रियाद कॉन्फ्रेंस जारी। सऊदी अरब ने हूसियों की मदद के लिए कई लोगों और इदारों को किया ब्लैकलिस्ट। फलस्तीन और यूक्रेन पर दोगलेपन के लिए अरब पार्लियामेंट ने की इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तनकीद। इसराइल और यूएई ने किया अहम तिजारती समझौता। 95% सामान पर कस्टम्स ड्यूटी बर्खास्त। हेडलाइंस से आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के सफारतकार को तलब करते हुए पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी पर एहतजाज किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सफारती ओहदेदारों के हवाले से बताया कि सीनियर अमरीकी सफारतकार को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में एक रस्मी खत में इस्तेमाल की गई जबान पर एहतजाजी नोट हवाले किया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के ओहदेदारों ने बताया कि इस्लामाबाद में अमरीका के नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मकतूब हवाले किया गया। एक दिन पहले इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए अमेरिका का नाम लिया था। अखबार डॉन ने लिखा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वार्निंग दी थी कि अगर इमरान खान 3 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मोशन में बच जाएंगे तो पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ सकते हैं। वाशिंगटन से कहा गया कि इस तरह की गैर सफारती ज़बान नाकाबिल कबूल है। एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नसीम जहरा ने इस दौरान ट्वीट किया कि अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफीर से कहा था कि जब तक इमरान खान हुकूमत में हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा था कि अमरीका इस खत के पीछे है जिसे उन्होंने इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की जा रही है। इतवार को इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली है और वो तायद से महरूम हो गए हैं। इमरान खान ने कहा कि इंडिया की मदद करने वाला एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान से नाराज है क्योंकि उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रशिया का दौरा किया था। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से जुमे को खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क के लिए एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों पर तकिया करने की वजह से अपनी सलाहियतों के मुताबिक बुलंदियों पर नहीं पहुँच सका। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के बगैर मुल्क के अवाम की हिफाजत नहीं की जा सकती। अमरीका के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनके रशिया दौरे से नाराज है लेकिन वो इंडिया की मदद कर रहा है, हालांकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है।
इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि कोई मुल्क किसी दूसरे आज़ाद मुल्क के मामलात में कैसे दखल दे सकता है, लेकिन इसमें कसूर उन मुल्कों का नहीं है, ये हमारी ही गलती है क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। इमरान खान ने एक दिन पहले कौम से खिताब करते हुए इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करेंगे। इमरान खान ने 24 फरवरी को, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, क्रेमलिन का दौरा किया था और पुतिन से मुलाकात की थी। हालिया बरसों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए, हालांकि दोनों कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरे के दुश्मन थे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात किस निचली सतह पर पहुंच गए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2021 में ओहदा संभालने के बाद से अब तक जो बाइडेन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कॉल नहीं किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हलाक करने के एक मंसूबे के बारे में इत्तला दी है। इन रिपोर्ट्स के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के लिए तायद काफ़ी बढ़ गई है, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की है, जिस पर इतवार को वोट डाला जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत की तायद घटती जा रही है। उनकी इत्तेहादी पार्टियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और कई तहरीक इंसाफ पार्टी के अरकान ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और पंजाब सूबे के नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए असेंबली की मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग हफ्ते को होगी। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अहम मुलाकात की। सर्जी लावरोफ का यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब रशिया के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए इंडिया पर ज़बरदस्त आलमी दबाव है। मालूम हो कि सर्जी लावरोफ और जयशंकर ने रुपया रूबल में लेन देन के एक सिस्टम पर बातचीत की। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमरीका और मगरबी मुल्कों ने रशिया के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हैं और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया है। इसके बावजूद इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। सर्जी लावरोफ ने कहा कि अगर इंडिया कोई चीज़ रशिया से खरीदना चाहता है तो हम इस बारे में बातचीत करेंगे और उसे वो चीज़ देंगे। जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि इंडिया ने हमेशा बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मौजूदा दौर के मसाइल और कंसर्न्स पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक मुश्किल आलमी माहौल में ये मुलाकात हुई। जयशंकर ने कहा कि इंडिया और रशिया के दरमियान ताल्लुकात हालिया अरसे में काफ़ी आगे बढ़े हैं। सर्जी लावरोफ ने कहा कि इंडिया और रशिया अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने कहा कि रशिया आलमी निज़ाम में बैलेंस पैदा करना चाहता है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल पर इंडिया के स्टैंड की तारीफ की। इंडिया ने हालिया अरसे में रशिया की मजम्मत करने से इनकार किया और यूनाइटेड नेशंस के कई फोरम्स में रशिया के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सर्जी लावरोफ 2 दिन के दौरे पर जुमेरात की शाम दिल्ली पहुंचे थे। इसके अलावा बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रूस ने भी इंडिया का दौरा किया था। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद से रशिया के किसी बड़े ओहदेदार का इंडिया में यह पहला दौरा है। सर्जी लावरोफ चाइना से इंडिया पहुंचे। सर्जी लावरोफ ने कहा कि किसी भी दबाव से इंडिया रशिया पार्टनरशिप मुतासर नहीं हो सकती और मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। जयशंकर ने इससे पहले बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रूस के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बातचीत में रशिया से तेल खरीदने का बचाव किया। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन की। रशिया और यूक्रेन के ओहदेदारों के दरमियान एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन रशियन हुकूमत ने कहा कि रशिया के एक फ्यूल डिपो पर हमले की वजह से बातचीत को नुकसान पहुंचा है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने रशिया की ज़मीन पर बेलगोरोड के मकाम पर एक ऑयल डिपो पर हमला किया। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस हमले से अमन बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा नहीं होते। यूक्रेन के ओहदेदारों ने इस हमले को कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें फ्यूल टैंक में आग देखी जा सकती है। यूक्रेन के आला ओहदेदारों ने इस दौरान मारियोपोल से शहरियों को बाहर निकालने के एक मंसूबे पर काम किया। हजारों शहरी अब भी साउथ यूक्रेन के इस शहर मारियोपोल में फंसे हुए हैं। कोई 2000 लोग मारियोपोल से जुमे को बसों में ज़ापोरिज़िया टाउन के लिए रवाना हुए और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब भी मारियोपोल में 1 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस दौरान निकोलेव टाउन में एक मिसाइल हमले में 28 लोग मारे गए। खबर है कि दारुल हुकूमत कीव व चेरनीव शहरों के करीब से रशिया के बाद सिपाहियों को हटाया गया है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ ने कहा है कि वो जल्द ही चेरनोबिल का दौरा करेंगे। चेरनोबिल एक साबिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां से रशिया के सिपाही अब वापस चले गए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और दरख्वास्त की कि वो डोनबास और क्राइमिया के ताल्लुक से यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करें। तैयब एर्दोगान ने इस बातचीत से पहले इस्तांबुल में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की रशिया और यूक्रेन के लीडर्स की बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार है। एक दिन पहले एर्दोगान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बातचीत की थी। इस दौरान रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने, जो इंडिया के दौरे पर हैं, यूक्रेन के साथ बातचीत के ताल्लुक से अच्छी उम्मीदों का इजहार किया और कहा कि बातचीत आगे बढ़ी है। एक ऐसे वक्त जब यूक्रेन में रशिया के हमले जारी हैं, यूक्रेन में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक मुश्किल रमज़ान का सामना है। यूक्रेन में हफ्ते से रमज़ान शुरू होने वाला है। जंग शुरू होने के बाद से कई मुसलमान यूक्रेन से बाहर निकले हैं, लेकिन अब भी कई मुसलमान यूक्रेन में ही हैं। हमले शुरू होने के बाद से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यूक्रेन में बेघर हुए हैं। इनमें से 40 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से बाहर के मुल्कों में फ़रार हुए हैं। यूक्रेन की आबादी में मुसलमान 1% हैं। यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा तुर्क शहरी भी रहते हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि यूक्रेन में हमलों में अब तक 153 बच्चे हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन के एक इत्तेहादी ने वार्निंग दी है कि रशिया अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिर्फ दोस्त मुल्कों को देगा। रशिया दुनिया भर में गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला एक अहम मुल्क है। यूक्रेन जंग की वजह से मगरबी मुल्कों ने रशिया पर पाबंदियां लगाई हैं। साबिक रशियन सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने, जो अब सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, कहा कि अब सिर्फ हमारे दोस्तों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और ग़िज़ा सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से हमारे कई दोस्त हैं, लेकिन वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में नहीं हैं। रशिया ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से RTI न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यूक्रेन मसले पर यूरोपीय यूनियन ने गैर जिम्मेदाराना पाबंदियां लगाई हैं। ब्रुसेल्स की इन पाबंदियों की वजह से यूरोप के आम लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो रही हैं। रशियन गैस की खरीदी करने वाले यूरोपीय मुल्कों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रशिया ने वार्निंग दी थी कि वो जुमे से रूबल्स करेंसी में अदायगी करे और ये डेडलाइन अब खत्म हो गई है। सऊदी अरब के रियाद में GCC की एक मीटिंग में यमन बहरान के अलग अलग पहलुओं के बारे में गौर किया गया, जिनमें इंसानी मदद के रास्तों, जख्मियों के इलाज और सड़कों से रुकावटें ख़त्म करने के मसाइल शामिल है। GCC की अपील पर सऊदी इत्तेहाद ने रमज़ान में यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया है, लेकिन यमन के हूसियों का कहना है कि पहले नाकाबंदी हटानी चाहिए, क्योंकि जंग से ज़्यादा तकलीफ नाकाबंदी की वजह से हो रही है। ये मीटिंग 4 शंबे को शुरू हुई थी और 7 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें यमन के कई सियासतदान, कबायली लीडर और मौजूदा और साबिक फौजी ओहदेदार, NGOs के नुमाइंदे और उलमा हिस्सा ले रहे हैं। हूसियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह यह है कि ये मीटिंग रियाद में हो रही है, जो जंग का फरीक है और पिछले 7 साल से यमन में रियाद हमले कर रहा है। सऊदी अरब ने यमन के हूसियों की मदद के लिए 25 लोगों और इदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अरब पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन और यूक्रेन के मसाइल पर दोगलेपन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तनकीद की है। अरब पार्लियामेंट ने एक बयान में दुनिया से कहा कि वो फ़लस्तीन मसले के हल तक पहुंचने के लिए आलमी मयारात पर अमल करें। इसके लिए फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बननी चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत क़ुद्स होना चाहिए। इसके अलावा फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों की वापसी को यकीनी बनाना चाहिए। फ़लस्तीनी 1976 से ज़मीन का दिन मना रहे हैं। अरब पार्लियामेंट का इजलास इसी मौके पर हुआ। अरब पार्लियामेंट ने एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को अपने हक हासिल करने तक जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि रमज़ान में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान तनाव बढ़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत ख़राब हुए हैं। अलग अलग हमलों में पिछले एक हफ्ते में 11 इसराइली भी मारे गए हैं। जुमे को क़ुद्स की मस्जिद अक्सा और अल खलील या हिब्रोन शहर की मस्जिद इब्राहिमी में हज़ारों लोगों ने फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके जवाब में हज़ारों फ़लस्तीनी इस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे।
اسرائیل اور یو اے ای نے ایک اہم تجارتی سمجھوتے سے اتفاق کیا۔ یو اے ای نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی کوششوں سے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات بنائے ہیں۔ تب سے مسلسل اسرائیل یو اے ای تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے اس سمجھوتے کو تاریخی قرار دیا جس کے مطابق اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان آنے اور جانے والے 95% سامان پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ مرکزی ایجنسیوں کو ایک ای میل ملا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس ای میل میں مودی سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 20 کلو آر ڈی ایکس جمع کیا گیا۔ ای میل میں کہا گیا کہ میرے پاس 20 کلو آر ڈی ایکس ہے جسے 20 بڑے شہروں میں رکھا گیا ہے تاکہ بم دھماکے کیے جا سکیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرجی لاوروف نے کی مودی اور جے شنکر سے ملاقات۔ یوکرین مسئلے پر انڈیا کے سٹینڈ کی تعریف، کہا ضرورت کی ہر چیز دیں گے۔ جے شنکر نے رشین تیل خریدنے کا کیا بچاؤ، کہا بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ رشیا کے اندر فیول ڈپو پر یوکرین کا حملہ، کرملن نے کہا بات چیت کو نقصان پہنچا، ماریوپول سے ہزاروں کا تخلیہ۔ جنگ کے سائے میں رمضان، یوکرینی مسلمانوں کی مشکلیں بڑھیں، بحران پر ایردوان پوٹین بات چیت۔ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی پر اسلام آباد کا امریکہ سے احتجاج، سفارتکار کو طلب کیا گیا۔ عمران خان نے کہا آزاد خارجہ پالیسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، پاکستانی ایجنسیوں نے دی وارننگ، سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ یمن بحران پر ریاض کانفرنس جاری، سعودی عرب نے حوثیوں کی مدد کے لیے کئی لوگوں اور اداروں کو کیا بلیک لسٹ۔ فلسطین اور یوکرین پر دوغلے پن کے لیے عرب پارلیمنٹ نے کی انٹرنیشنل کمیونٹی پر تنقید۔ اسرائیل اور یو اے ای نے کیا اہم تجارتی سمجھوتا، 95% سامان پر کسٹمز ڈیوٹی برخاست۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔